गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1 से 2 मिनट वेट कीजिए, सभी लोग को ज्वाइन करने दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है। आज जो हमको पढ़ना है वो खास करके एक दिन इसमें थोड़ा सा बहुत इसका जो यूट्यूब पे भी हम बताए हुए हैं कि फॉर्म ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, जो एजुकेशन का फॉर्म है वो उस पे चर्चा करना है। फिर जो टीचिंग से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स बच गए हैं, जो जब सब हो गया उसके बाद भी फीचर टीचिंग का जो है कुछ बचा हुआ है, उस पर चर्चा करना है। कॉमर्शियल जो स्कोप है टीचर का, उस पर कुछ चर्चा करना है। सिर्फ 2 टॉपिक, एक लर्निंग वाला और एक इवेल्युएशन वाला, ये 2 टॉपिक आपका टीचिंग वाला में मेन खास करके अभी रुका हुआ है। उससे पहले का जितना चीज है उसको समेटते हुए और 2-4-5-10 ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे 100 एमसीक्यू हम बना के रखे हैं। तो जैसे ही मेरा ये होगा तो फिर 100 एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस आप लोग को करवा देंगे, तो काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद हम लोग रिसर्च या मैथमेटिकल वाला, क्योंकि खुद हम मैथ्स के ही टीचर हैं, तो मैथ्स वाला पोर्शन भी पढ़ाएंगे। उसमें तो और ज्यादा समय लगेगा हमको, और उसमें पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाएंगे। ये तो चूंकि क्या कहते हैं, लैंग्वेज वाला पेपर, इसलिए पीपीटी के थ्रू बता रहे हैं। मैथ्स वाले में हम लोग बोर्ड पर ही पढ़ेंगे, मैथ्स का जो टर्म्स है सीखेंगे। मैथ्स है या रीजनिंग का टर्म्स है या डीआई का, डीआई में थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लेंगे, लेकिन करेंगे हम लोग जो है बोर्ड पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, सीखने की से करेंगे। उसमें पीपीटी का बहुत कम यूज करेंगे। जो थ्योरेटिकल चीज है उसी के लिए पीपीटी लाएंगे। जैसे इसमें पीपीटी के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग बोर्ड पर काम करके सीखेंगे। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को। अभी तक कोई लोग, एक ही लोग सिर्फ जुड़ी ही है, हो सकता है लेट से शेड्यूल के, इसलिए। चलिए फिर भी हम शुरू कर देते हैं। अब जिनको जोड़ना होगा जुड़ती रहेगी। 10 लोग में केवल कोई एक लोग जुड़ी है। सारे लोग आज एब्सेंट है। तो आज का जो अपना लेक्चर चौथा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। टीचिंग का डेफिनेशन, ये सब चीज हम लोग सीख चुके हैं। अनुदेशन पिछला चैप्टर में हम पढ़ाए थे आप लोग को। आज टीचिंग से ही रिलेटेड टर्म सब है। जो बचा खुचा टर्म उसको समेट रहे हैं हम। उसके बाद हमको 2 टीचिंग का बेस्ट पार्ट जो हम बचा के रखे हैं, जिससे क्वेश्चन उठता है। एक है इवेल्युएशन, मूल्यांकन, और एक है लर्निंग, जो कि अपना लोग को बीएड में भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ा था लर्निंग वाला में। तो वो चीज है। तो ये 2 पोर्शन, 2 अलग अलग जो है, उसमें 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, तो वो करवाएंगे। और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, कि समय नजदीक है। जेट का एग्जाम जो 29 मार्च को संभावित है, मे भी हो सकता है कुछ दिन के लिए बढ़े, लेकिन ज्यादा दिन बढ़ने वाला नहीं है, तो समय कम है। तो उसी में हमको सारा चीज 10 यूनिट को कवर करना। फिर बेट का जब निकलेगा तो फिर डिटेल से हम लोग फिर नए ढंग से शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है, फिलहाल जेट को टारगेट करके हम लोग चाहेंगे कि उतना तक कर ले, 10 यूनिट को टच कर ले, 10 यूनिट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए नोन है, फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इस पर हम एक दिन यूट्यूब पे पढ़ाए हुए भी और है, चर्चा किए हुए हैं। फिर भी इसको डिटेल से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन उठता है कुछ कुछ, तो वो चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के रूप, यद्यपि शिक्षा के स्पष्ट रूप नहीं, यानी फॉर्म ऑफ एजुकेशन में कोई क्लियर कट फॉर्म नहीं है, फिर भी हम इसे अपना 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कोई एक्चुअल इसका फॉर्म नहीं है कि ये इसका फॉर्म इस टाइप से है, लेकिन उसी में से जो है उसी को एक आइडिया के आधार पर जो है उसको 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड किए हैं, 3 फॉर्म में डिवाइड किए। एक होता फॉर्मल एजुकेशन, एक होता इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होता नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस पर ऑब्जेक्टिव बनती है, कुछ भी दे देगा, कहेगा ये एजुकेशन का किस का पार्ट है, फॉर्मल है कि नॉन फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो इस टाइप से इस पे एक ऑब्जेक्टिव कभी काल बनती है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हमने इसको बताने का प्रयास किया आपको। आइए देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले से भी सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा। यह पूर्व नियोजित
अप्रत्यक्ष संगठित शिक्षा होती है, जो विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों जैसे विद्यालय और महाविद्यालयों में दी जाती है। कॉलेज स्कूल में जो टीचिंग होता है, जो एजुकेशन होता है, उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जो कॉलेज में बच्चे से जो अपना लोग स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई देखते हैं, उसको फॉर्मल वे में लिया जाता है, इसको फॉर्मल एजुकेशन के तहत रखा जाता है। यह एक निश्चित अवधि तक सीमित रहती है, इसका पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। इवन कोचिंग भी फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है, उसमें भी सिलेबस फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहता है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। इसे योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन में स्ट्रिक्टनेस रहती है, कठोरता रहती है, उसको पालन कराना पड़ता है कि इतने दिन में सिलेबस खत्म करना है, इतने दिन में एग्जाम होना है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। कारण उसकी उसी टर्म के उससे पहले सिलेबस को एंड किया जाता है और फिर उसके बाद एग्जाम होती है। तो इसमें एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, लक्ष्य फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। यह विभिन्न स्तरों पर होती है, प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। ये मानविकी, विज्ञान, तकनीकी, व्यवसायिक क्षेत्र में दी जाती है, यानी हर एक फील्ड में ये जो है दी जा रही है फॉर्मल एजुकेशन की बात। तो फॉर्मल तो आप लोग समझ गए कि पूछेगा फॉर्मल स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा था, किस एजुकेशन का पार्ट है? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। जो स्कूल कॉलेज में यानी एक संस्था तक निश्चित अवधि में कोई एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगा, यानी बैठ के कक्षा में बैठ के एक डिसिप्लिन में मेंटेन करते हुए एक निर्धारित समय में कोर्स खत्म किए कर दी जाती है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। अब है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन एक था, वो था औपचारिक शिक्षा फॉर्मल, ये है अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं। जॉर्ज सेंटायाना का कथन है कि केवल विद्यालय में शिक्षित बच्चा वास्तव में अशिक्षित बच्चा है। अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करता है कि जॉर्ज सेंटायाना कह रहे हैं कि केवल विद्यालय में ही जो शिक्षा दी जाती है वही मेन एजुकेशन नहीं है, इसके अलावे भी बच्चे शिक्षित होते हैं परिवार में, घर में, समाज में, जिसको हम लोग नॉन इनका इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसके बिना स्कूल की शिक्षा बेकार है। बहुत पढ़ लिख लिया लोग, और उसमें क्या है, हम लोग कहते हैं ना, देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी लेकिन संस्कारहीन है, माँ बाप का अदब नहीं करते, यानी पारिवारिक जो संस्कार था, पारिवारिक जो शिक्षा थी, वो उसको सही से नहीं मिला, अच्छा परिवेश नहीं मिला, जबकि वो खुद बहुत पढ़ा लिखा, डॉक्टर डिग्री है, लेकिन वो चीज नहीं है। तो हम लोग उसको सामाजिक दृष्टि से भी उसकी अवहेलना करते। देखो ये ऐसा पढ़ने के क्या फायदा जो अपना माँ बाप को सही से सम्मान नहीं कर पाता है। या आजकल देखे होंगे एक नया फैशन चला है कि वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देता और बेटा बहुत बड़ा जॉब में है या माँ बाप जॉब, तो ये ऐसा पढ़ने का क्या फर्क? तो यहाँ क्या हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन का उसको कमी हुई, यानी अनौपचारिक शिक्षा उसको सही से नहीं दी गई, यानी घर परिवार में उसको सही से शिक्षा नहीं मिला, जिसके कारण ये खामियाजा भुगतना। बच्चे से ही बच्चे को बाहर कर दिया, विदेश भेज दिया, तो अनौपचारिक शिक्षा उसको नहीं मिला, ये वजह है अनफॉर्मल। इसका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित या जानबूझकर नहीं होती है, ये अप्रत्यक्ष स्वतः स्फुट होती है। यह परिवार या समुदाय में दैनिक गति, अनुभव और जीवन से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा एजुकेशन का ये बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत कुछ अपना लोग देख के सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। वो स्कूल से नहीं सीखा जाता, कॉलेज से नहीं सीखा जा सकता। कॉलेज का शिक्षा अलग है, ये शिक्षा अलग है। इसके बिना हम ये नहीं कह सकते, ये शिक्षा अगर किसी को नहीं है तो उसका कंप्लीट ग्रोथनेस नहीं होगा। इसलिए अगर औपचारिक शिक्षा जरूरी है तो अनौपचारिक शिक्षा भी जरूरी है। औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना है, जेंटलमैन बनना है, तो अनौपचारिक शिक्षा अगर नहीं रहा, कॉलेज में नहीं गए तो भी आदमी शिक्षित कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान की कमी है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको गांव समाज में जो पढ़े बहुत कम है, लेकिन अभी भी उनको पूरी जमीन की सारी कहानी याद है या पूरा सारा चीज जानते हैं, पंचायत में जाते हैं। क्या उसको एजुकेशन नहीं है? वो है, उनको अनौपचारिक शिक्षा मिला हुआ, औपचारिक शिक्षा बहुत कम उन्होंने लिया है। तो इसलिए ये भी बहुत नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ये परिवार समुदाय में दैनिक गतिविधियां नहीं, इसमें कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होता। इसमें हाँ, इसमें कोई टारगेट नहीं होता कि 6 महीना में सीखना है, साल भर में सीखना है। एक टाइम पीरियड लग जाता है, देखा देखी करके बहुत समय लगता है लोगों को एक दूसरे की चीज को अपने में लाने में। और
पेस्ट्रॉजी बहुत बड़ा फिलोसफर थे, का मानना था कि माता पिता प्रत्येक स्त्री और पुरुष के पहले अनौपचारिक शिक्षा होते हैं और पारिवारिक वातावरण ही पहला शिक्षण वातावरण है। कहते हैं ना हम लोग, फर्स्ट माता पिता ही बच्चों का गुरु होता है। तो माता पिता से बच्चों में जो शिक्षा आती है, बच्चों में जो संस्कार आता है, वो कौन सा शिक्षा का पार्ट है? अनौपचारिक शिक्षा का ही देन है कि बच्चा का फर्स्ट गुरु माता पिता है। तो माता पिता से जो बच्चे में संस्कार आया, जो शिक्षा आया, वो किस लेवल में आया? तो अनौपचारिक। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि कोई बच्चा इस तरह का हरकत करता तो ये हरकत कहाँ से मिला उसको, या किस शिक्षा के तहत आएगा। तो देख लीजिएंगे, अगर समाज से वो चीज आ रहा है तो वो अनौपचारिक है, अगर स्कूल कॉलेज से आ रहा है तो औपचारिक है। तो ये चीज आपको गैस करना पड़ेगा। आइए, गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, 3 टाइप्स। हमने बोला ना, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 3 रूप है ये। एक हुआ फॉर्मल, जो स्कूल कॉलेज में देखने को मिलता है। एक हुआ इनफॉर्मल, जो समाज परिवार से हमको मिलता है। अब आ रहा है नॉन फॉर्मल, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, तीनों वर्ड मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल उठा के कोई क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो फिर उसको बोलेगा इसमें से किस पार्ट का किस फॉर्म में है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन और कार्य से जुड़ी होती है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच आती है। ये ना तो औपचारिक है ना अनौपचारिक है। ये एक ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे इग्नू में आप पढ़ रहे हो ना, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हो या कहीं करो, फ्लेक्सिबल है। आप अपना सुविधा अनुसार से एग्जाम दो, आप अपना सुविधा अनुसार से पढ़ो। ये कठोर अनुशासन वाला नहीं है कि टाइम पीरियड इतने दिन में करना होगा। आपके ऊपर निर्भर कर दिया। ये जानबूझकर योजना पर संगठित रूप से दी जाती है, लेकिन औपचारिक प्रणाली से बाहर होती है। इग्नू में भी तो टाइम पीरियड है, लेकिन उसमें यह फ्लेक्सिबिलिटी है, चलो इस सेमेस्टर में नहीं देखे अगले सेमेस्टर में भी हम उस पेपर का दे सकते हैं। टाइम पीरियड वहां भी है, लेकिन उसमें कठोरता नहीं है कि करना ही हो। या हमको मान लीजिए क्रॉस लग गया तो हम अगला साल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, फिर अगला बार पेपर दे दीजिए बढ़ा के। तो इस टाइप का जो होता है, इसमें कठोर नियम, निश्चित आयोजन, समय समय सारणी नहीं होती है। और इग्नू में कोई एज लिमिटेशन नहीं होती है, किसी भी एज का बच्चा पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। सामाजिक शिक्षा, व्यक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा इसके उदाहरण है। तो ये जो है, जो मैंने बताया, डिस्टेंस एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो कभी कभी पूछता है कि जो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा हम लोग लेते हैं, या इग्नू में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो एजुकेशन के किस फॉर्म में आएगा? तो उसको हम लोग एजुकेशन का नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे, गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर रखेंगे। तो तीनों फॉर्म क्लियर हो गया आपको। अब तो हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटना चाहिए आप लोग को, कि औपचारिक, अनौपचारिक और फिर गैर औपचारिक, 3 तरह का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल स्कूल कॉलेज विद्यालय, इनफॉर्मल समाज परिवार माता पिता, और फिर नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। इस टाइप से जो हम लोग अभी जो पढ़ रही है, क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको मन है जुड़िए, मन है नहीं जो बाद में रिकॉर्डिंग है देख लीजिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है आपको पढ़ने में। आपको फ्लेक्सिबिलिटी, मन होगा, अगर टाइम आप मेंटेन कर पाते हो, समय है तो जुड़ जाओ, नहीं समय है तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अपना सुविधा अनुसार पढ़ सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतना दिन में करना ही होगा, या अभी आपको मस्ट भी है, जुड़ना ही होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीनेस है, तो ये इसकी के तहत आ जाएगा आपको। हाँ, तो ये इस तरह का एजुकेशन जो होगा हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। तो 3 टॉपिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन आपका मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हैं। 3 प्रकारों के महत्व, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा, तीनों का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अपना अपना स्थान है। प्रत्येक के अपने अपने लाभ और सीमाएं हैं। आवश्यकता है तीनों को एकीकृत कर शिक्षा को समग्र और व्यापक बनाया जाए। ये तीनों फॉर्म का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसका अलग अलग लिमिटेशन है, लेकिन तीनों में अगर सामंजस्य बैठा के किया जाए तो वो समाज के लिए, बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा। कि प्रॉपर वे में कहाँ किस एजुकेशन का जरूरत है, उसको अगर ध्यान में रख के किया जाए तो बच्चे का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी, वास्तविक जीवन में ये तीनों प्रकार मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं। सही बात है कि वास्तविक जीवन में देखिए तो माँ बाप बच्चे से पहले, हम लोग बच्चा में जो है, जो ABCD 1 2 3 जो भी पढ़ा जाता माँ बाप के द्वारा,
समाज परिवार के बड़े लोगों द्वारा सीखता है, तो हम वहां आ गए इनफॉर्मल एजुकेशन में। उसके बाद स्कूल में डाल दिया जाता फॉर्मल एजुकेशन में। बाद में मान लीजिए जब हम बड़े हो जाते हैं, हमको लगता है कि भैया जॉब में हम आ गए या कोई काम वर्क भी कर रहे हैं, पढ़ना भी है, तो उस समय हम लोग कोरस्पॉन्डेंस कोर्स कर लेते हैं, तो वो आ गया हमारा नॉन फॉर्मल में। तो तीनों तरह का एजुकेशन बच्चे में देखने को मिलता है वास्तविक रूप में। सक्रिय जिस परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, जहाँ शिक्षा मानवीय अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। निष्क्रिय जैसे सिनेमा, रेडियो, समाचार पत्रिका है, जहाँ शिक्षा प्राय एक तरफा होती है, लेकिन कभी कभी प्रतिक्रिया तंत्र, पैनल चर्चा भी मौजूद होती है। तो दो तरह का ये एजेंसियां हैं ये एजुकेशन को पहुंचाने में। एक तो है वही सक्रिय जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है निष्क्रिय जिसको हम देखते हैं, जैसे सिनेमा हम लोग देख रहे हैं, वीडियो हम लोग सुन रहे हैं, सुन के देख के लिख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुन देखते और सुन के नोट कर रहे हैं कोई चीज, या कोई परिचर्चा ऑनलाइन लाइव जो कुछ भी हो रहा है, परिचर्चा कॉन्फ्रेंस, तो उस टाइप ऑनलाइन में, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन में तो फिजिकली हम एक दूसरे से अटैचमेंट हो गए, लेकिन ऑनलाइन वाला जो वर्ड आ जाएगा वहां, तो वहां इस तरह जो होगा वो निष्क्रिय एजेंसी का पार्ट हो जाएगा वो। शिक्षा के उद्देश्य और लगे, इसका पहले भी चर्चा कर चुके, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम फिर से इसको रिवाइज कर देते कि बाद बार इसका जो है चर्चा आती है। आज की परिस्थितियां में कोई भी राष्ट्र सामाजिक या आर्थिक विकास के बारे में तब तक नहीं सोच सकता जब तक उसके पास पर्याप्त संख्या में उच्च शिक्षित कुशल लोग ना हो। पर अच्छा बात है, कोई भी राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब वहां का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो। कोई भी जो विकसित देश है वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत डेवलप है, इसलिए वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जो विकासशील या जो अल्प विकसित कंट्री है वहां का एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से वहां डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो वही चीज यहाँ भी बात हो रही है। शिक्षा के कार्य उद्देश्य का प्रश्न अंतः अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के अन्य सभी पहलू जैसे विषय वस्तु, कंटेंट, शिक्षण विधि, मेथड, अनुशासन, मूल्यांकन इनसे जुड़े हुए हैं। विभिन्न परिभाषाओं से शिक्षा के अधिकांश कार्य स्पष्ट हो जाते हैं। हेविंगहर्स्ट और न्यूगार्टन ने शिक्षा प्रणाली को दो महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। मिरर, बहुत पहले भी हम लोग पढ़े थे, जो समाज को जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब करता अथवा समाज को स्थिर बनाए रखने वाला साधन है। एजुकेशन, या हम लोग कहते हैं ना शिक्षक समाज का आईना होता है, ऐसा बोलचाल में पूछते हैं, बोलते हैं हम लोग। तो एजुकेशन सिस्टम जो है मिरर का काम करता है, जहां का जैसा एजुकेशन सिस्टम होता है उसका इफेक्ट समाज पर भी पड़ता है। और दूसरा जो है, या जो जैसा समाज होगा उसका इफेक्ट एजुकेशन पर भी पड़ता है, उसी हिसाब से वहां को ढाल दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के एजेंट ऑफ सोशल चेंज, जो समाज के विचारों और आदर्शों को लागू करने की दिशा में कार्य करता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य जैसे नागरिकता, सामाजिक समरसता। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, कौशल निर्माण। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास। तो इस सब पे हम लोग पहले भी 2-3 जो लेक्चर हुआ उसमें भी चर्चा हुआ है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य, इस पर भी हम लोग चर्चा की, एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जॉर्ज पेन जो एक समाजशास्त्री थे ने शिक्षा के 3 मुख्य कार्य बताए। परंपराओं को आत्मसात करना, नए सामाजिक पैटर्न का विकास, सृजनात्मक और रचनात्मक भूमिका। एमिल दुखीम ने विचार स्थापित किया कि शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानदंडों और मूल्यों का संप्रेषण है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि शिक्षा विशेष भूमिकाओं के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, जिसमें आजीविका हेतु किसी व्यवसाय को अपनाना भी शामिल है। शिक्षा से अपेक्षित कार्य है सांस्कृतिक संप्रेषण और समृद्धि, स्वीकृति और पुनर्गठन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण। तो ये सब शिक्षा के कार्य के तहत आएगा। सामाजिक जो पैटर्न का विकास है, परंपराओं को आत्मसात करना है, सांस्कृतिक और समृद्धि को बढ़ाना है, स्वीकृति और पुनर्, यानी कोई चीज थ्योरी को जो स्वीकृति मिलती है तो बिना शिक्षित आप नहीं उसको मान सकते हैं। परिवर्तन, पुनर्निर्माण, चेंज एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो ये सब उसका फंक्शन है जो कि हम लोग चर्चा के, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको। शिक्षा के कार्य में ये 2 बड़ा अहम पॉइंट है, एनकल्चर, कल्चरेशन, और फिर है एक्यूकल्चरेशन, एक्यूकल्चरेशन। तो एनकल्चरेशन क्या है, इसको देखिए। यह वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नई पीढ़ी समाज के पारंपरिक तरीकों को सीखती और समाज से समाज भिन्न होती है। शिक्षा के माध्यम से एनकल्चरेशन को औपचारिक रूप दिया गया, औपचारिक रूप में दिया जाता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन के तहत इसको रखा गया है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कि कोई भी पारंपरिक चीज ट्रांसफर किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे अपना लोग में बहुत सारा ट्रेडिशनल चीज जो ट्रांसफर हुआ है तो फॉर्मल वे में इसको लिया जाता है। और
एक्लेशन जो होता है, एक कल्चरेशन जो होता है, एनकल्चरेशन एक्लेशन जो होता है, यह प्रक्रिया, यह वह जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की प्रथा मूल्यों को अपनाता है जबकि अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखता है। आज की वैश्विक प्रति समाज में यह अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। वहां है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पारंपरिक तरीकों को सीखती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। यहाँ है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, यानी एक कल्चर दूसरे कल्चर से जो के मूल्यों को अपनाता है। जैसे अपने यहाँ वेस्टर्न कल्चर हावी होते जा रहा है, तो वो होगा जो है एक कल्चरेशन के पार्ट में आ जाएगा अपना लोग को। तो ये एक नयापन है, नया चीज है आपके लिए। भारतीय संदर्भ में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब देश की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक तंत्र का पुनः अब अभिमुखीकरण और पुनर्गठन आवश्यक था। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समितियां, आयोग बनाए गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्वेश्चन उठता है आपको। जो स्वतंत्रता के बाद आयोग बने हैं, एक दिन हम बोले ना एनईपी 2020 पढ़ाएंगे, मेरा लेक्चर तैयार है, समय के अभाव में संडे को हम नहीं ले सके, तो एनईपी पे एक पूरा क्लास होगा और उस पर लगभग हम लोग को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एनईपी 2020 से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना तय है। चाहे आप नेट के एग्जाम दो, जेट का एग्जाम दो, बेट का एग्जाम दो, या फिर अपना जो स्टेट वाला एग्जाम सब दो, क्योंकि वो एनईपी 2020 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीज है, तो अभी हर जगह उससे पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो उसको डिटेल से अपना लोग स्टडी करेंगे। वो मेरा बनाया हुआ है लेक्चर, पीपीटी रेडी है मेरा, सिर्फ समय अभाव उसको हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ये होगा, मौका मिलेगा कभी एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास, तो उसमें हम उसको दे देंगे, क्योंकि दोनों यूनिट में काम है। यूनिट 1 में भी उसका जरूरत है कि स्वतंत्रता के बाद आपकी शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। आजादी के बाद हमारा तो पूरा शिक्षा सिस्टम क्रैश कर गया था अंग्रेजों के जब समय में, सारा सिस्टम ही हिला हुआ था। तो उसको जो नयापन लाया गया, तो उसमें कब कब कौन कौन आयोग बना और उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की और उसका क्या क्या योगदान है, इस पर क्वेश्चन बराबर उठता है। और हमेशा पूछा है, कोठारी आयोग हो या मुदालियर आयोग हो, तो इस सबसे क्वेश्चन बराबर उठता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या अभी एनईपी 2020 हो, तो इससे क्वेश्चन उठेगा। तो इस पे थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एनईपी 2020 को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समितियां और आयोग बनाए गए जिन्होंने भारत के शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए। मुख्य आयोग और समितियां: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में, अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पूछता है, कई बार पूछा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? एक ऑब्जेक्टिव आपका रेडी हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। उसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया आपको? इन्होंने बहुत सारा शिक्षा के संदर्भ में अपनी नीति दी थी, जिसको कुछ न कुछ तो जो है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी किया था, और कुछ जगह जहां मतभेद था उसको पेंडिंग में रखा गया था, ठीक है। तो एक आपको याद हो जाएगा अभी से, अभी सही है, नोट कर लेना आप लोग कॉपी में भी अपना, कि ये जो आयोग वाला है क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952-53 में। उसके चेयरमैन के कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर। उसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? मुरलीधर। राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 समिति बना था उस समय में, एक होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग और एक होगा राष्ट्रीय शिक्षा। हमको लगता है मुरलीधर, मुदालियर होगा, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, हमको लगता है वहां मुदालियर आयोग गठन हुआ था। एक बार हम उसको देख लेंगे अपने स्तर से, क्योंकि हमको लगता है इरर है वहां, लेकिन ये ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन। और 64-66 में कोठारी का आयोग बना था, जो कोठारी शिक्षा आयोग 64-66 में। ये भी बार बार पूछा है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 64-66, ये 2 साल का पीरियड था। और इसके जो चेयरमैन थे, सम कोठारी करके नाम था उनका। तो जब हम डिटेल से करेंगे तो उसमें 3 थे वो लोग, तो उनका पूरा डिटेल करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 में था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में तो आपको बता ही दिए डिटेल से। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 द्वारा जो है उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था? सभी लोगों का सर्वांगीण भौतिक और आध्यात्मिक विकास, भारतीय संस्कृति में रुचि और सांस्कृतिक अभिमुखीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय एकता, मन और आत्मा की स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, विभिन्न
स्तर की अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन का विकास, सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन और समानता के लिए शिक्षा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। हम लोग आयोग का एक स्पेशल होगा तो क्लास भी आयोग का भी ले लेंगे, जिसमें हर एक आयोग की अपनी विशेषता, गठन के बाद कौन कौन सा उसका प्रस्ताव माना गया, कौन कौन सा अपोज हुआ, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन रहता है। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी, चूंकि हमको देश के आजाद होने के बाद के शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके आधार में इसमें कुछ पॉइंट हम लोग उसको इंक्लूड किए हैं। शिक्षण की अवधारणा, इस पर तो पिछला भी क्लास हो चुका है, लेकिन एक बार जल्दीबाजी में हम इसको रिवाइज कर दे। टीचिंग कॉन्सेप्ट, इस पर हमको लगता है 2 क्लास हुआ है। शिक्षण की अवधारणा पर बहुत लंबा लंबा 2 क्लास लाइव क्लास में हम लोग किए हुए हैं। तो एक बार फिर से हम इसको बहुत जल्दीबाजी में उसको हम लोग अच्छी रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षाविदों को छात्रों में जिज्ञासा की भावना, रचनात्मक उद्यमशीलता, नैतिक नेतृत्व की क्षमता विकसित करनी चाहिए और स्वयं उनके आदर्श बनाना चाहिए। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। यह कथन इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि शिक्षक होना वास्तव में क्या अर्थ रखता है। किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि उसके मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें अत्यंत दक्ष और योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड जो अपना लोग पढ़ रहे हो, वो था टीचिंग कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। अब है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो, का अर्थ है उन उम्मीदवारों का मूल्यांकन करना जो शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके ज्ञान और कौशल के आधार पर उसमें वे मूलभूत गुण शामिल हो जो एक सफल शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे योग्यता, बुद्धिमत्ता, दृष्टिकोण और अनपेक्षित गुण। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का वास्तविक इंपॉर्टेंस क्या है दिख गया होगा। अभी भी अपने यहाँ शिक्षक समुदाय में या कह सकते हो टीचिंग पेशा में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाय द वे किसी डिफॉल्ट से कहो या ऊपर वाला का कृपा कहो या लक से कहो कि वो गलत पेशा में आ गए, उनको इरादा नहीं था टीचिंग करने का, लेकिन वो टीचिंग में आ गए हैं। तो फिर वो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते बेस्ट जो है सफल शिक्षण होगा, करेंगे टीचिंग बेस्ट करेंगे, उससे उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये कहता कि इसीलिए तो ऐसे लोग जिसको इंटरेस्ट, रुचि है, उसका उसका और उसकी हॉबी, उसकी जो कार्य करने की शैली है, उसके कौशल को निखारा जाता है। शिक्षण विधि वही है। शिक्षण विधि द्वारा आपके पढ़ाने की टेक्निक को सुदृढ़ किया जाता है। आपको तो अपना सब्जेक्ट आता ही है और आपको पढ़ाने के प्रति रुचि भी है कि नहीं हम पढ़ाएंगे, हम टीचर बनेंगे। अब आपके उसको निखारने के लिए टीचिंग मेथड आया, ये मेथड लगाने से इतना अच्छा पढ़ा सकते हो, ये करोगे तो बच्चा आपके प्रति इंप्रेस होगा, ये करोगे तो बच्चा इजिली सीखेगा। अब यहाँ टीचिंग कौशल की जरूरत है, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की जरूरत है। अदरवाइज कहाँ जरूरत है, जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो इसमें आके क्यों क्या करेगा, मान लीजिए उसको ये मेथड सिखाने से क्या फायदा मिलेगा। तो यही चीज पर इन्होंने फोकस किया था यहाँ कि मूल्यांकन का शिक्षण पेश पर जो चाहते हैं प्रवेश करना उनका मूल्यांकन का उनके ज्ञान और कौशल के आधार पर, और उसमें मूलभूत गुण जो एक सफल शिक्षक बनने का आवश्यक है, जैसे योग्यता, बुद्धिमत्ता, दृष्टिकोण, अनपेक्षित गुण को। तो ये था, वो था आपको टीचिंग कॉन्सेप्ट और टीचिंग का के प्रति जो है शिक्षण का जो है आपके अभिरुचि से रिलेटेड चीज था, जो कि अपना कई बार अपना लोग डिस्कस कर चुके। शिक्षण की परिभाषा भी कई बार डिस्कस कर चुके, एक बार शॉर्ट में हम फिर से एक बार कर देते हैं। शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण निर्देश और प्रबंधन है। शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें छात्रों को ऐसे अवसर दिए जिसमें अनुभव के माध्यम से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ला सके। शिक्षण ज्ञान, अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांतों का कुशल अनुप्रयोग है, जिसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करने हैं जो सीखने को सुगम बनाए। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि, क्योंकि शिक्षण के साथ अनुदेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। कल पिछला क्लास में अपना लोग पढ़े थे शिक्षण अनुदेशन के बारे में। शिक्षण जैसे शुरू करेंगे अनुदेशन उसमें अपने आप आ जाता है। आप योजनाबद्ध और एक नियम, एक रूल से सिस्टमेटिक वे में उसको कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। और इसकी प्रभावशीलता निम्न कार्य को छात्र कितनी स्पष्टता से समझते, उन्हें क्या सीखा, उनके सीखने की उपलब्धि कितनी सटीकता से मापी जा सकती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य घटक व्यवस्थित रूप से संगठित किए जाते हैं ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने, वांछित ज्ञान, कौशल अर्जित करने तथा समाज में वांछित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करती है।
ये सब डिफिनेशन है, कई बार अपना लोग डिस्कस कर चुके हो। इससे ना कोई क्वेश्चन बनने वाला है, इससे कभी काल ऑब्जेक्टिव कोई घुमा फिरा के बनेगा तो आप आसानी से जवाब भी दे सकते हो, इसमें कोई दमखम नहीं है। कि शुरू ही दिन बोला कि ज्ञान का एक्सचेंज करना ही टीचिंग नहीं है। टीचिंग मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे को लर्निंग के लिए प्रेरित करना, बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन लाना। जो बच्चा आपके पास बिल्कुल इलिटरेट आया या बच्चा जिस टाइप से आया उसको कुशल कौशल का निखारना, तो ये सारा चीज मेथड है। सिर्फ ज्ञान एक्सचेंज कर देने से टीचिंग नहीं हो जाता। शुरू दिन अपना लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर, फिर भी कुछ परिभाषा था तो हम एक बार दोहरा दिए जिससे आपको आसान हो जाए। मूलभूत शिक्षण मॉडल, ये एक जो है नया चीज आपको मिलेगा, इसलिए आज का लेक्चर हम पूरा हिसाब से बड़ा सोच समझ के इसको रेडी किए कि जिससे आपका सारा चीज कवर भी हो जाए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और फिर आपका क्वेश्चन भी मिस ना करे। कुछ उसमें ऐसा भी टर्म सब है जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो फैक्ट आता है या क्वेश्चन जो घुमा के पूछता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो फैक्टर होते हैं, तो उसको भी हम लोग इस हिसाब से ले लिए कि जिससे मेरा क्वेश्चन छूटे ना। मूलभूत बेसिक टीचिंग मॉडल, मूलभूत शिक्षण मॉडल में शिक्षण का कोई एक ऐसा मूलभूत मॉडल नहीं है जो सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो। ये देखिए कितना बढ़िया बात है। लोग कहता है ना टीचिंग मॉडल ये है वो है, ये इसको अपनाने से ये अच्छा हो जाएगा। क्या कहता है, कोई ऐसा परफेक्ट मॉडल नहीं जो हर इंसान पे लागू हो जाए, ऐसा कोई मॉडल नहीं बना है। परिस्थिति बस बच्चों की स्थिति को देखते हुए मॉडल तैयार करना पड़ता है। हर एक जगह की परिस्थितियां अलग अलग है, हर एक स्कूल की समस्या अलग अलग है, हर एक कॉलेज की समस्या अलग, उस हिसाब से आपको, आप टीचर हो, आपको टीचर बनाया गया है, आप इस पेशा में आए हो, तो आपको अपने ढंग, आपको वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की टीचिंग, वहाँ की बच्चों की मेंटल एबिलिटी को देखते हुए आपको मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि इनको क्या दें कि ये बेहतर कर सकेगा। तो यही है, शिक्षण का कोई ऐसा आधारभूत मॉडल नहीं है जो परिस्थिति बस उपयुक्त, विभिन्न परिस्थितियों पर अलग अलग मॉडल अपनाए जाते हैं। यह दो विपरीत शिक्षण मॉडल पर चर्चा की गई। यह मॉडल अलग अलग रूप से संयोजन विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी किए जाते हैं। तो दो अच्छे मॉडल के जो डिफरेंट मॉडल पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो शिक्षण मॉडल देखिए जो अपना लोग करते हैं, पेडालॉजी बहुत नाम सुने हैं, नीचे क्लास में सीटेट वाला में आता भी है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे अपना लोग यहाँ नहीं आएगा, खाली एक आइडिया दिए हैं आपको। ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इस पद्धति में शिक्षक पाठ सामग्री और सीखने की गति को नियंत्रित करता है। किसमें, पेडालॉजी में, जो कि अपना लोग कई बार चर्चा बीएड में भी पढ़े हैं। उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करना, उसे याद करना और नई कौशल सिखाना। इसे शिक्षक केंद्रित इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग भी कहा जाता है। यानी पेडालॉजी जो है, बोले ना दो तरह का, शुरू दिन ही बताए थे, दो तरह का जो है जो मेथड है, एक है टीचर ओरिएंटेड और एक है स्टूडेंट ओरिएंटेड। अभी जो अपना लोग का चल रहा नई शिक्षा नीति एनईपी 2020, इसमें छात्र केंद्रित बनाया गया शिक्षा का सारा मेथड और शिक्षा की सारी व्यवस्था को। पहले जो होता था वो टीचर केंद्रित होता था, जिस पर इससे पहले भी हम चर्चा किए थे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति, या अभी भी बहुत सारे जो पुराने धर्रे पे कॉलेज या स्कूल है वहां भी अभी भी बहुत जगह यही पद्धति। लेकिन अब नया शिक्षा नीति में रटने पर कम जोर दिया गया है, समझने पर, नई नई तकनीक के सहारे उसको उसके कौशल निखारने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पनिशमेंट को खत्म कर दिया गया है, कठोरता को हटा दिया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये पेडालॉजी के अंदर था। इस शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ये निर्धारित करता है कि शिक्षण कैसा सामग्री प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही है, पूरा पूरी कंप्लीटली किस पे निर्भर होगा, टीचर पे ही निर्भर होता है। शिक्षक का यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, और शिक्षक ही छात्र को सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। तो ये एक टीचिंग मॉडल था जो पेडालॉजी के नाम से जाना जाता है। इस मेथड में ये सब चीज देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा अगर पेडालॉजी में हम लोग क्या, पेडालॉजी का जो सिस्टम है किस पर ओरिएंटेड है, तो टीचर ओरिएंटेड है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही सर्वे सर्वा है, विद्यार्थी सिर्फ श्रोता का काम करता, ऑडियंस का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपका काम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। दूसरा है एंड्रागोजी मॉडल, ये नया नाम सुने होंगे या हो सकता है बीएड में आप लोग पढ़े भी होंगे। पेडालॉजी एंड्रागोजी मॉडल, ये मॉडल क्या है जो अभी चल रहा है। इस मॉडल में शिक्षार्थी मुक्त स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है और उसे सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। छात्र केवल ज्ञान प्राप्त करके ही नहीं बल्कि उसकी व्याख्या करके भी सीखते हैं, अर्थात खोज के माध्यम से सीखना। छात्र अपनी सीखने की गति स्वयं तय करते हैं। इस पद्धति में शिक्षक सुविधाता फैसिलेटर की भूमिका निभाता है।
फैसिलिटेटर वर्ड से अच्छा होगा, मोटिवेटर को तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रेंड को तो ज्यादा होता है। सिर्फ वो जो है बच्चे को कॉपरेट करने का काम करता है, शिक्षक को कुछ नहीं करना, बच्चा ही कर रहा है। शिक्षक को सिर्फ मोटिवेट कर देना है, शिक्षक को कोई इसमें जो है अपना थ्योरी या अपना कुछ बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर दे के नहीं करवाना है। और इस पद्धति से शिक्षक को शिक्षक प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करता कि वह स्वयं सीख सके और नया ज्ञान अर्जित कर सके। यानी ये स्टूडेंट सेंटर्ड ये पूरा जो है अपना लोग का एंड्रागोजी मॉडल जो है, दो मॉडल शिक्षण का है, एक था पेडालॉजी, एक था एंड्रागोजी। ये मुख्य रूप से दो मॉडल तैयार करके आपके पास रखा गया है। पेडालॉजी आप पढ़े भी हो नीचे क्लास में, जो टीचर पर केंद्रित है, और ये स्टूडेंट पर केंद्रित है। स्टूडेंट को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी दी, खुद से सीखने, टीचर सिर्फ उसको मोटिवेट करता है या डायरेक्ट साइड से उसको पुशअप करता है। टीचर का रोल यहाँ गॉन है। ठीक, तो ये दो चीज आपको एक नयापन मिल गया। पेडालॉजी में परिवर्तन, शिफ्ट इन पेडालॉजी, तो यानी पहले पेडा और आज में जो है शिफ्टिंग डिफरेंस है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। पेडालॉजी में क्या है, शिक्षक केंद्रित निश्चित डिजाइन, शिक्षक का निर्देशन निर्णय, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, सीखने की निगरानी, सीखने में निष्क्रिय गहनशीलता, कक्षा की चार दीवारों के भीतर सीखना, ज्ञान को दिया हुआ और स्थिर बनाना, विषय विशेष पर ध्यान केंद्रित करना, और सबसे बेहतरीन पॉइंट है लीनियर, ये रैखिक होता है। ये पूछेगा कि पेडालॉजी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा वो, ये रैखिक होता है। लीनियरिटी का इसमें कंसेप्ट होता है, ये पूछता है कभी कभी। अब देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति, इसमें जो फॉर्म में चेंज आया है पेडालॉजी में अभी आधुनिक में, वो क्या सब हुआ, शिक्षार्थी केंद्रित लचीला, यानी एंड्रालॉजी बोल सकते हैं आप इसको। तो शिक्षा केंद्रित लचीली प्रक्रिया शिक्षार्थी को की स्वायत्ता, शिक्षक का सहयोग, सुविधा और प्रोत्साहन, सीखने में सक्रिय भागीदारी, व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना, ज्ञान को विकसित और निर्मित बनाना, बहुविषयक शैक्षिक दृष्टिकोण, विविध और मल्टी आयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कह सकते हो। तो ये अभी का ये पेडालॉजी में कन्वर्ट हुआ है। पहले और जब जो चल रहा था आज में ये फर्क आया है। पहले टीचर केंद्रित था, तब छात्र केंद्रित हो गया। ये लीनियर है, ये मल्टी डायमेंशनल है। ये मल्टी डायमेंशनल मतलब तीनों दिशा में जा रहा, कोई एक लाइन में नहीं जाके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो आपका काम का चीज होगा कि पेडालॉजी का स्वरूप नॉर्मली क्या होता है, तो लीनियर होता है। एंड्रागोलॉजी का स्वरूप या पेडालॉजी के एडवांस वर्जन जो अभी चल रहा है उसका स्वरूप क्या होगा, तो वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, होता है। तो ये चीज आगे इसमें शिक्षक ही सर्वे सर्वा, इसमें छात्र खुद से करते हैं। क्लियर हो गया, ये भी डिफरेंस आपको दिखा दिया गया। असेसमेंट में शिफ्ट मतलब असेसमेंट अभी मूल्यांकन टॉपिक नहीं आया, इसका असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं पेडालॉजी में जो टीचिंग वाला जो मेथड उसमें। तो पहले संक्षिप्त और सीमित मूल्यांकन है, अब बहुआयामी और विविध मूल्यांकन है। यानी पेडालॉजी एंडालॉजी की बात कर रहे थे, ये स्तर भी अपना लोग पढ़ चुके, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग पर क्वेश्चन भी हम करवा दिए हैं। हमको लगता है इस पे 7-8 ही CSIR UGC नेट में जो क्वेश्चन है वो भी हम करवा चुके हैं कि 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर का शिक्षण, समझ स्तर का शिक्षण और परिवर्तन स्तर का शिक्षक। इसको मेन बताने के पीछे एक रीजन क्या था, फिर से रिवाइज करवाने का पीछे इसमें कुछ शॉर्ट टर्म है जो आपको याद रखना होगा। MLT मेमोरी लेवल टीचिंग, उसके बाद आपको ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, RLT रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो ये शॉर्ट 3 वर्ड है, आगे हम उसको क्लियर कर रहे हैं, लिखे हुए भी हैं कि ये 3 शॉर्ट टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। MLT, RLT और आपके पास है ULT। MLT के बाद और इसका क्रम है, इसी टाइप से क्रम है पूछा। कई बार क्वेश्चन भी आप पिछला वाले जो लोग क्लास किए होंगे, क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व करवा रहे थे 15 या 20 हुआ था, उसके बाद वो नहीं हो पाया था, समय खत्म हो गया था मेरा, तो फिर उस क्वेश्चन को हम रखे हुए करवाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसमें जो है क्रम दिया था, स्तर का लेवल का क्या क्रम है। और कभी कभी तो और बच्चा अच्छा है कि एक बार यूजीसी नेट में पूछा कि जो लेवल का क्रम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, एक बार पूछ दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, एक बार पूछता है घटते क्रम में लिखिए। तो आपको अगर क्रम पता है तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये क्रम है MLT, ULT, RLT। आगे देखिए, इसके बारे में पहले से भी आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते अच्छे खासा। तो डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण क्रमिक के 3 स्तरों पर होता है। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर शिक्षण, इस स्तर का शिक्षण का उद्देश्य सूचना और विषय वस्तु, इसके बारे में हम उस दिन भी बताया, THH का भी बात किए थे ना, क्या था हैंड नहीं
हेड, हार्ट, हैंड, ट्रिपल एच की पिछला क्लास में चर्चा की, ट्रिपल एच का उसी टाइप से यहाँ भी है। मेमोरी, ब्रेन से हम लोग मेमोरी करेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, सेंस डेवलप होगा, उसका रिफ्लेक्टिव, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी ऊपर से नीचे आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस स्तर का शिक्षण का उद्देश्य सूचना और विषय वस्तु को याद रखना, छात्र रटकर ज्ञान अर्जित करते, ये प्रारंभिक स्तर मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त होता है। ये स्तर जो है, जो लेवल है टीचिंग लेवल का, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है, इसलिए पहला मिल गया आपको। ये पहला क्या है हम लोग को, MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर टीचिंग। ये लेवल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है, तो लेवल पर आपका क्वेश्चन अब नहीं मिस होना चाहिए। लेवल पर हमको लगता है बहुत सारा काम हम करवा दे, बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा है समझ स्तर का शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस स्तर पर छात्र केवल याद नहीं करते बल्कि विषय को समझते हैं। उसमें केवल क्या था, याद करते थे, मेमोरी बेस्ड था, याद करता था। पहले जमाने में जो टीचिंग होता था, जो जिस समय में मान लीजिए अपना ये कॉपी कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, या कागज कलम पर लोग लिखते नहीं थे, तो मेमोरी बेस्ड ही टीचिंग था। पूरा प्राचीन भारत का जो देखिएगा इतिहास, वो मेमोरी बेस्ड ही था। गुरुजी याद करवाते थे बच्चों को याद रहता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो लिखने नहीं जानते, लेकिन उसको पूरा ग्रंथ गीता रामायण पूरा याद है, याद रहता था। आज भी अपने गांव में कुछ कुछ ऐसा आदमी मिलेगा जिन्होंने कभी कलम कॉपी लिखा नहीं है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों गांव समाज में देखिएगा, लेकिन उसको रामायण का हर एक चौपाई याद है, गीता का हर एक पार्ट याद है। कैसे याद है? तो ये रटनतम मेथड था, इसी मेथड का ये टीचिंग स्तर का लेवल था, मेमोरी बेस्ड लेवल। वो अभ्यास से उन्होंने याद कर लिया है, प्रैक्टिस हो गया उनको। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें छात्र समझते हैं, समझकर उसको ध्यान में रखते हैं। शिक्षक उदाहरण, व्याख्या, तर्क के माध्यम से छात्रों को अवधारणा स्पष्ट करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तन स्तर का शिक्षण, अच्छा ये भी एक अच्छा चीज है। अभी ये क्या कह रहा है, मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो किस बच्चे के लिए ज्यादा कारगर है, तो प्राइमरी। अंडरस्टैंडिंग माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। इसमें छात्र आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, समस्या समाधान, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करिए, उच्च शिक्षा अनुसंधान का स्तर का प्रयोग करते हैं। तो कॉलेज लेवल का जो टीचिंग है वो आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। आज भी देखते होंगे JNU या BHU या दिल्ली DU यूनिवर्सिटी में छात्र की सरकार की कई नीतियों का खुलेआम विरोध किया जाता है। या क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, वहां के बच्चे बात को समझते हैं कि सरकार का ये नीति गलत है, और वो बहुत ज्यादा अनुभवी बच्चे होते हैं। वहां की टीचिंग व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतना उसका बेस बना हुआ है कि वहां बच्चे को एहसास हो जाता है कि ये जो सरकार योजना ला रही से हम लोग का नुकसान होने वाला, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, यानी इस स्तर पर बच्चा रिफ्लेक्ट करने लगता है। जब बच्चा कहते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको डांटना या मारना पीटना नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्शन होगा आपकी किसी भी बात को, वो प्रतिकार करेगा। या वो पढ़ा लिखा तो लॉजिकल प्रतिकार करेगा, उस तरह से पढ़ा लिखा नहीं है तो भी रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है, सॉरी हाव में दिखेगा रिफ्लेक्शन। तो ये उसी का पार्ट है। तो 3 पार्ट हो गया, MLT, ULT, RLT, तीनों का ऑर्डर समझ में आ गया। पहला प्राइमरी हो गया MLT, बीच में हो गया आपको ULT, और सबसे लास्ट हो गया RLT। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम उल्टा दीजिएगा, पहले RLT, फिर ULT, और फिर MLT। तो ये ध्यान रखिएगा, स्तर को सजाने में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए आते हम लोग, अब है गतिशील वातावरण, डायनामिक इन्वायरमेंट। अच्छा एक चीज और भी टीचिंग को बहुत ज्यादा, एक चीज और बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है टीचिंग को, जिसमें इन्वायरमेंट है, वातावरण का बहुत ज्यादा भी असर टीचिंग पर पड़ता। आप पढ़ा रहे हो, बगल में DJ बज रहा है, टीचिंग इफेक्ट होगी आपकी। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग को बेस्ट बनाने में, अच्छा शिक्षण, जो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में जो है, इसका भी बहुत अहम रोल होता है। तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण मुक्त संचार, कम्युनिकेशन पर आधारित होता है, जो स्वभाव से अत्यंत गतिशील होती है। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, बच्चे को क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही करते हैं। शिक्षण समय और संस्थान के स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसका वातावरण 3 प्रकार के चर के बीच में होता है। अच्छा इसका भी हम लोग चर्चा किए थे। वेरिएबल एक दिन बता रहे थे, टीचर वेरिएबल है या स्टूडेंट वेरिएबल, ये सब चीज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक दिन क्वेश्चन आया था तो हम लोग चर्चा किए थे। देखिए आज इसका पूरा थीम आ गया हम लोग को। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जो शिक्षण है, टीचिंग में जो प्रोसेस है, वो जगह, प्लेस और टाइम के अनुसार चेंज करता होते रहता है, उसमें मेथड में चेंजिंग आती है।
इसका वातावरण 3 प्रकार के चर के बीच अंतर क्रिया से निर्मित है। एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, तीसरा मध्यस्थ चर। ठीक है। छात्र सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें निर्भय चर माना जाता है। देखिए, किसको? छात्र को। उस दिन भी हम बताए थे, टीचर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद कीजिएगा पिछला क्लास में जिस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन हम चर्चा किए थे। टीचर को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। और फिर जब मोशन में जब शिक्षण चलता है तब उल्टा हो जाता है। जब टीचिंग हम लोग फ्लो में कर रहे हैं उस समय स्टूडेंट हो जाता है इंडिपेंडेंट, टीचर हो जाता है डिपेंडेंट। उस दिन इससे पहले क्लास में इस पर हम लोग का चर्चा चल चुका है, चर्चा कर चुके हैं। तो वही चीज यहाँ है। शिक्षक छात्र के व्यवहार को प्रभावित कर सकते, इसलिए उसको स्वतंत्र चर माना। शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, सुविधाएं, प्रेरणात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड, इसलिए उन्हें मध्यस्थ चर कहा जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षण जो टीचिंग मेथड का हम लोग अप्लाई करते हैं वो मध्यस्थ चर में आता है, वो बीच का रास्ता है। शिक्षण की प्रक्रिया, ये भी बहुत एक नया चीज आपको बताने का काम किया जा रहा है। मेथड ऑफ जो टीचिंग का प्रोसेस है हमारे पास, तो उस पर कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। यदि हम शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, भौतिक परिस्थिति जैसे जलवायु को देखें, निम्न परिदृश्य सामने आते हैं। बाइपोलर में प्रोसेस, द्विध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच ही सिर्फ वर्क होता है, तो इसको हम लोग बाइपोलर प्रोसेस कहते हैं। जो पहले जमाने में होता था, किसी वृक्ष के नीचे टीचर गुरुजी अपना दे रहे, गुरुजी टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे श्रोता बन के सुन रहे हैं। हैंड हर्ट हैंड, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके, कमेंट देख रहे थे, गुड, ठीक है, चलिए। तो यदि हम शिक्षक से विद्यार्थी तो बाइपोलर जो प्रोसेस होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच ही सारा बात होती है। आगे जो इसके बाद है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, भी आप लोग पढ़ें। ये है बाइपोलर प्रोसेस का शेप, दिख रहा होगा आपको कि टीचर और स्टूडेंट है, इन्हीं के बीच में ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको बाइपोलर प्रोसेस करते हैं। टीचिंग का जो शिक्षण का ये एक मेथड ये भी है बाइपोलर प्रोसेस, जिसमें केवल टीचर और स्टूडेंट होते हैं, बीच में कुछ भी नहीं होता, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट या कोई भी कह सकते हैं टीचिंग एड्स नहीं होता, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही सारा वर्क हो रहा है यहाँ। अब हम लोग आते हैं, 1 से 2 मिनट रुकिएगा, क्योंकि आज मेरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोग को ज्यादा लेट ना करें, 11 बजे छोड़ दें। चलिए, तो ट्राइपोलर प्रोसेस। अब दूसरा जो अपना लोग के पास एक था बाइपोलर, अब ट्राइपोलर। इसमें 3 घटक है, टीचर भी है, जो है लर्नर है, शिक्षार्थी है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ये मेथड ऑफ जो लर्निंग प्रोसेस जो है यहाँ आ गया, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस कहलाता है। और एक और है हम लोग को क्वाड्रिपोलर प्रोसेस, चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया। 4 घटक इसमें आ गए, टीचर भी है, लर्नर भी है, शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और फिर फिजिकल क्लाइमेट है। यहाँ 4 प्रोसेस पर, ये तो टीचिंग को 3 पार्ट में बांटा गया, बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिपोलर प्रोसेस में, 3 प्रोसेस में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ अभी चल रहा है ये क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। इसमें शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, शिक्षण अधिगम प्रोसेस है, और क्लाइमेट जो भी है, इसमें क्लाइमेट भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो उस प्रोसेस को अभी जो है सभी जगह इजाद किया जा रहा है, सभी जगह अप्लाई किया जा रहा है। पहले जमाने में शुरुआत में जो अपना एजुकेशन था गुरुकुल पद्धति, उसमें टीचर और स्टूडेंट ही था, वो लीनियर कह सकते, उसको लीनियर कह सकते हो। उसके बाद 3 आया, जो कि इससे के बाद जो स्कूली कॉलेज की व्यवस्था, तो उसमें वो 3 मेथड है। और अभी जो लगभग हो रहा है इसमें 4 प्रोसेस का ध्यान रखा जा रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षा मुक्त एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण शामिल होते हैं। शिक्षा का संबंध अधिगम, लर्निंग, निर्देश और प्रशिक्षण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ। शिक्षक मूलतः अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने की विधि है। जब तक छात्र सीख नहीं लेते तब तक कुछ सिखाया हुआ नहीं माना जाता है। इस प्रकार शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक है। शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समय ज्यादा हम, क्योंकि आज लेट हो गया हमको स्टार्ट करने में, आप लोग को भी
चूंकि ज्यादा लेट नहीं करेंगे, तो अब इस ये अगले दिन कल हम लोग रख लेते हैं शिक्षण संबंधी अवधारणा अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइड है मेरे पास। आज 60-65 का था, हम सोचे थे 9:30 या 9:15 से शुरू करेंगे, तो आज हम पूरा कर देंगे, लेकिन समय अभाव में इसको हमको रोकना पड़ रहा है। तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन भी होना चाहिए बीच बीच में। चलिए क्वेश्चन आज कर लेते, 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं है मेरे पास। कुछ क्वेश्चन कर लेते, फिर अगला दिन उसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो एमसीक्यू फर्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है। एक अच्छा संप्रेषक पठन ज्ञान व्यापक होता है। एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर अधिकार रखता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही है ये नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है और आंसर करना है। चलिए जल्दीबाजी में आप लोग आंसर कीजिए, क्योंकि समय मेरे पास कम है। आज लेट से हम शुरू किए हैं और काफी लोग जुड़ी हुई थी, देखते हैं अब कम हो गई है। तो जल्दीबाजी में आप लोग अपना आंसर टाइप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती जी ए, और कौन है भाई क्लास में? नेहा जी हैं, जल्दी कमेंट कीजिए क्या कौन सा होगा, तब फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए कि आराम से जेट या बेट में वो क्वेश्चन टकरा जाए आपको। चलिए तब हम आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं, लगता है वो। तो आंसर फर्स्ट इज द राइट है, आपका सही है कि अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। ये जो बात है ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। क्यों कथन सही नहीं, तो देख लीजिए। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन अध्यापन की आत्मा है। हम लोग बच्चा के साथ क्या करते हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए तब आगे बैठे हैं, ठीक है ठीक है। हम आपको क्या, अच्छा हम आ जाते हैं। चलिए तो एक अच्छा संप्रेषण अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। संप्रेषण क्या है? अध्यापन की आत्मा है। यदि शिक्षक अच्छा संप्रेषक है तो वो अपने विचारों ज्ञान और भावनाओं को छात्रों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकता है। सही बात है, जो हम लोग बोलेंगे और वो अच्छा मतलब बच्चा तक को सुनाई अच्छे से नहीं पड़ेगा, तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं ना होगा। इसलिए ये बात बिल्कुल जो है, जो उन्होंने कहा था कि एक अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। जब तक अच्छा संप्रेषक नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? इसलिए वो तो उसकी आत्मा है, जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में था। हास्यबोध व्यापक रूप पठन पाठन ज्ञान भाषा पर अधिकार, ये सभी गुण एक अच्छे संप्रेषक शिक्षक के लिए आवश्यक है। लेकिन ये कहना कि अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, ये गलत हुआ, क्योंकि प्रभावी अध्यापन के लिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए संप्रेषण कौशल अनिवार्य है। समझ में आ गया? क्योंकि ये खाली कहना कि अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। अच्छा संप्रेषक मतलब कम्युनिकेटर, जैसे कोई कमेंट्री करता सुनने में अच्छा, वो भी एक संप्रेषक का काम करता है। लेकिन टीचर भी तो वही काम करता है, तो टीचर को आप ये कहिएगा कि नहीं वो अच्छा संप्रेषक जो है अच्छा अध्यापक नहीं है, तो ये गलत बात है। अच्छा संप्रेषक अच्छा टीचर हो सकता है। वो और गुडविल जिसका संप्रेषण बहुत बेहतरीन है, कम्युनिकेट पावर बहुत बेहतरीन है, वो टीचर बहुत बेस्ट माना जाता है, उसको बच्चा बहुत चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आज। दिसंबर लिखा हुआ भी 1997 में दिसंबर में नेट में आया हुआ है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाएं आयोजित करना, और सी पॉइंट है छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराने और उत्तीर्ण कराने में मदद करना, छात्रों को सीखने में मदद करना। जल्दी इसका आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 4 या 5 ही क्वेश्चन होगा आज मेरे पास।
उच्च शिक्षा में अध्यापन का तात्पर्य है, उच्च शिक्षा का मतलब कॉलेज की बात हो रही है। हाँ ठीक है, छात्रों को सीखने में मदद करना ये बहुत ज्यादा बेस्ट होगा इसका। देख लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल आंसर सही है। शिक्षा का उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना या परीक्षा पास कराना नहीं है, यह अध्यापन का मुख्य लक्ष्य है। छात्र स्वयं सीखे, समझे और ज्ञान का विस्तार करे। शिक्षक की भूमिका निर्देशक, मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर की होती है, जो शिक्षकों को विषय की गहराई समझने और स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद करती है। इसलिए एबीसी केवल अध्यापन तक सीमित गतिविधियां हैं, जबकि डी उच्च शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है। तो ये भी क्वेश्चन नेट में ही आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन दीजिए, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है, ये ना 98 में आया है, नेट 98 में आया है। इसका देखिए, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है, जो टीचिंग जो हम लोग क्लास में करते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या, मेन पर्पस क्या है, जल्दी से टाइप कीजिए। तो हम ही डिस्कस कर देते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी देना या परीक्षा पास कराना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य छात्रों में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और खोजी मानसिकता विकसित हो। जब छात्र स्वयं सोचने और प्रश्न करने लगते हैं तभी वे वास्तविक रूप से सीखते हैं, उसका व्यक्तित्व का भी विकसित होता है। इसलिए ACD अध्यापन के आंशिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जिज्ञासु मन का विकास है। वही सही बात है, जिज्ञासु होना ही इसका मेन पर्पस होगा। जिज्ञासु मन विकसित करना मुख्य उद्देश्य है, बच्चा को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना, यानी उसके मन में कई तरह का प्रश्न जो है प्रश्न पूछे और इंटरेस्ट ले। चलिए, 1 जून 1998 में पूछा है, एक कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों की मदद तब करता है जब वह कक्षा में नोट्स लिखवाता है, मूल्यांकन में निष्पक्ष रहता है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, कक्षा में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करता है। एक कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों की मदद तब करता है जब वह, ये 4 में से कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और है, फिर मेरा लगता है टाइम भी लगभग होने वाला ही है। एक क्वेश्चन और है इसके बाद, और फिर इसका जो बचा हुआ पाठ है कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड लेके आए थे हम, 1.5-2 घंटा का क्लास कर लेके आए थे, लेकिन संजोग से हम ही लेट कर गए, 9:30 शुरू नहीं कर सके। छात्रों को प्रश्न पूछने, यस 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 बिल्कुल सही बात है। एक कक्षा छात्रों की तभी मदद कर जब उसको प्रश्न पूछने की आजादी दे, प्रोत्साहित करे, बच्चा क्वेश्चन पूछे, ये सबसे बेस्ट आंसर है। कॉलेज स्तर पर शिक्षा को देखकर नोट्स लिखना या सिलेबस पूरा करना नहीं है। निष्पक्ष मूल्यांकन महत्वपूर्ण, लेकिन वो छात्रों को सक्रिय भाग उतना प्रोत्साहित नहीं करता है सबकी। जबकि शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, उनकी जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच और गहन समझ को बढ़ाता है। यह प्रश्न से छात्र विषय को बेहतर समझते और शिक्षक उनकी कठिनाई को दूर करता है, यही वास्तविक मदद है छात्र को आत्मनिर्भर और सक्रिय शिक्षार्थी बनाना। लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानाचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे? अगर आप प्रिंसिपल के रूप में हैं तो आप अपने सहयोगी टीचर को कैसे जो है प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेश में सेमिनार का कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय ज्ञान बढ़ाने हेतु रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, समाज सेवा कार्यों में भाग लेकर वंचितों के उत्थान के लिए, उपरोक्त सभी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम क्लास को एंड करेंगे और फिर कल फिर हम आप लोग को जो बचा हुआ इसका पार्ट है उसको लेके आएंगे। जल्दी कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इन द सेंस, यहाँ जो है कॉलेज की प्रिंसिपल की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। डी, हाँ डी बिल्कुल सही होगा, डी ही होगा, बिल्कुल सही बात है कि कॉलेज में जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो अपने सहयोगी टीचर को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, रिफ्रेशर कोर्स करने से उसका प्रमोशन होता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है, और सोशल वर्क के जो वंचित उत्थान के लिए सोशल वर्क की भी जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये सारी जिम्मेवारी स्कूल लेवल पर तो कॉन्फ्रेंस सेमिनार का उतना नहीं है चलन, या रिफ्रेशर कोर्स स्कूल लेवल पर नहीं होती है, कॉलेज लेवल की बात इसमें की जा रही थी, क्योंकि आप कॉलेज में ही प्रोफेसर बनोगे तो इसलिए कॉलेज लेवल की बात यहाँ की जाती है। तो उपरोक्त सभी
होगा इसका आंसर। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन भी। एक प्रधानाचार्य का दायित्व केवल विद्यालय संचालक तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षक की व्यावसायिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना होता। सेमिनार कॉन्फ्रेंस से शिक्षकों को नए विचार शोध की जानकारी मिलती है। रिफ्रेशर कोर्स विषय ज्ञान को अद्यतन करने में मदद करते हैं। समाज सेवा शिक्षण छात्र में सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करे, इसलिए सबसे उपरोक्त आंसर डी है, क्योंकि ये शिक्षक के समग्र विकास से रिलेटेड है। तो इस तरह से आज का हम लोग का एक अच्छा लेक्चर खत्म हुआ है। खत्म तो नहीं हुआ, इसमें कुछ बचा हुआ ही पार्ट रह गया है, तो नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग को शुभ रात्रि। ओके ओके, थैंक यू।